आज का हमारा जो टॉपिक है वो है IAS 40, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। याद रखना, हमने IAS 16 डिस्कस किया है। IAS 16 में क्या होता है? IAS 16 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर हर वो एसेट को हम डिस्कस करते हैं जो नॉन करंट इन नेचर हो और बिजनेस में यूज हो रहा हो, तभी तो उसका डेप्रिसिएशन होता है। यानी अगर एसेट बिजनेस में यूज होगा तभी वो डेप्रिशिएट होगा, अगर वो बिजनेस में यूज ही नहीं हुआ तो उसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो सिंपल इज दैट कि IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे अप्लाई होता था, जो कि ऐसे एसेट्स थे, ऐसे वो नॉन करंट एसेट्स थे जो बिजनेस एक्टिविटीज में यूज हो रहे थे, यानी जो आप अपने नॉर्मल बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। IAS 40 में भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग की बात होती है, यानी प्रॉपर्टीज की ही बात होती है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल एप्रिसिएशन का। अगर आपने लैंड या बिल्डिंग यानी प्रॉपर्टी इस्तेमाल के लिए नहीं, यूज के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ली है, इन्वेस्टमेंट पर्पस का मतलब होता है कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कि मैंने पैसा लगा दिया प्रॉपर्टी में, थोड़े टाइम बाद जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी मैं उसको क्या कर दूंगा, बेच दूंगा और अपने नफे को खड़ा कर लूंगा। यानी मैंने प्रॉपर्टीज का बिजनेस, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट इसलिए किया है कि कल को इसकी वैल्यू बढ़ जाए, कैपिटल एप्रिशिएट हो जाए और मैं इससे कमा लूँ। तो अगर इस इंटेंशन के साथ आपने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है, तो फिर वो IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बनेगा, वो IAS 40 के अंदर आ जाएगा और उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कोई मसला? नहीं सर। अब बैलेंस शीट आपको याद होगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमारा एक फॉर्मेट होता था जिसके अंदर हेडिंग आती है एसेट्स की, इसके बाद हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट की, और इसमें आता है सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऐसा ही है ना। इसके नीचे सेकंड पे आएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज नॉन करंट एसेट नंबर 2 है। यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंप्यूटर, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, नॉर्मल फैक्ट्री शैक्ट्री, ये सब मिल मिला के इकट्ठा करके हम डाल देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक हेडिंग के अंदर। और जितना भी हमने कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए प्रॉपर्टी खरीदी होगी उन सब को हम ऐड करके डाल देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। बात क्लियर है? सर। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला था कैपिटल एप्रिसिएशन, हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड है कि अभी हमने उसको फारिग छोड़ दिया, फ्यूचर में यूज करेंगे, हमने उसको किराए पे दे दिया है। खाली बिल्डिंग है, हमने उसको क्या कर दिया है, किराए पे दे दिया है, या हम उसको अभी बना रहे हैं कि जब बन जाएगी तो सोचेंगे क्या करना है। यानी सिंपल यूं याद रखो कि बिल्डिंग में कोई बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए, यानी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी वहां पे चलनी नहीं चाहिए, और आपका मकसद ये हो कि जैसे ही कैपिटल बढ़ेगा यानी नफा बढ़ेगा मैं इसको बेच दूंगा, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 नहीं होगा, ये सीधा सीधा IAS 40 में चला जाएगा और इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एनी क्वेश्चंस? नो सर। सफा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हमारे पास IAS 40 में नहीं आती। पहली वाली वो है जिस पे आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो IAS कौन से में चली जाएगी? 16 में चली जाएगी। दूसरा, आप जागीरदार वडेरे और आप जमीनें आपकी इन्वेंट्री हैं। आपको एक बात अजीब सी लगेगी, गाड़ी आमतौर पे नॉन करंट एसेट होता है, लेकिन जो शोरूम होता है, शोरूम के लिए ये इन्वेंट्री हो जाती है और ये करंट एसेट बन जाता है। ऐसा ही है ना गाड़ियों का सीन। गाड़ी वैसे तो नॉन करंट एसेट है,
लेकिन जो शोरूम है, जो गाड़ियों का काम करते हैं, उनके लिए वो एक करंट एसेट है, क्योंकि ये उनका नॉन करंट एसेट नहीं है, ये उनकी इन्वेंट्री है। इसी तरह जो आप जरदारी साहब हो गए, या चांडियो साहब हो गए, या ये सर सुमरो साहब हो गए। हाँ, कोई सुमरो साहब हो गए, तो बड़े बड़े जागीरदार जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं और वो जमीनों को बेचते, बिल्कुल बिल्कुल सर, जिनके पास किया गाड़ी है। बाबा रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो बड़ी बड़ी बिजनेस की डीलिंग करते हैं, जमीनें बेचते खरीदते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर्टीज इन्वेंट्री होती है। तो वहां पे IAS 2 यानी इन्वेंट्री अप्लाई होगा, वहां पे IAS 16 या 40 अप्लाई नहीं होगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई जगह बनाते, मीन्स आप ठेकेदार हैं, ठेकेदार मतलब जो प्रिंसिपल के लिए जमीन पे बिल्डिंग बना रहा है, तो वो भी IAS 40 पे नहीं आएगा। ऑनर ऑक्यूपाइड यानी मालिक खुद उसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे फैक्ट्री है या बिल्डिंग है, तो उसमें आपने ऑफिस बनाए हुए हैं, तो इस पे भी जो है वो IAS 40 अप्लाई नहीं होगा। और एक बात बताओ, एक नॉन करंट एसेट है, आपने बेचने के लिए उसका ऐड डाल दिया, तो क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट रही? नहीं, वो अब अवेलेबल फॉर सेल हो गई है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो अवेलेबल फॉर सेल हो जाए, उस पर भी IAS 40 अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा अब आपने लीज किया है, क्या किया है? लीज दो तरह की होती है। एक लीज वो होती है जिसको हम हायर परचेज बोलते हैं, कि जब लीज पूरी हो जाएगी तो एसेट आपका हो जाएगा, इसको हायर परचेज या फाइनेंस लीज बोलते हैं। तो ये भी IAS 40 के अंदर नहीं आएगा। नॉर्मल जो किराया होता है ना, किराए पे अगर आपने जगह दे दी, सिंपल, कि जब तक किराया दोगे आप उधर रहोगे, जब किराया देना बंद किया तो जगह खाली करनी पड़ जाएगी, इसको आप IAS 40 में लेते हैं। तो ये स्कोप है IAS 40 का कि कौन सी चीज इसके अंदर आएगी और कौन सी नहीं आएगी। एनी क्वेश्चंस? नो सर। सर ये जगह वाला दोबारा बताएं प्लीज। किराए पे अगर जगह देते हो और वो सिर्फ किराया दे रहा है, और जब किराया नहीं देगा तो उसको बाहर निकाल दोगे, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सही है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद अलग से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शो होगा। अब इसको रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड है कॉस्ट मॉडल और दूसरा मेथड है फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल सेम है, सेम लाइक IAS 16। IAS 16 में भी कॉस्ट मॉडल होता था ना, कि आप एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो और हर साल डेप्रिशिएट करते हो। तो वही कहानी यहाँ पे होगी कि एसेट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा और हर साल उसको हम क्या कर लेंगे, सिंपल जिस तरह से हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करते हैं, इसको भी हम सिंपली डेप्रिशिएट कर लेंगे। ये है IAS 40 का कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल, यानी ये हमें आता है। इसका फेयर वैल्यू मॉडल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम थ्योरी बता देते हैं, फिर अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद सारे तो हमें वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको IAS 16 पूछूं, IAS 16 में फेयर वैल्यू मॉडल नहीं होता था, वहां पे होता था रीवैल्यूएशन मॉडल। कौन सा होता था? रीवैल्यूएशन मॉडल। और IAS 40 में इसी रीवैल्यूएशन को क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू। रीवैल्यूएशन कहाँ कहाँ हिट करती थी? OCI में जाती थी, और इक्विटी में जाती थी, SOFT की। रीवैल्यूएशन रिजर्व यानी इक्विटी में, सुई जो है, सुई के अंदर इक्विटी में भी हिट करती थी। और एसेट जो है वो किस पे शो होता था? रीवैल्यूड अमाउंट पे, यानी जो नई वैल्यू है उस पे एसेट शो होता था। ये हम पढ़ते हुए आए हैं कि IAS 16 में रीवैल्यूएशन 3 जगह पे हिट करती है। IAS 40 में जो रीवैल्यूएशन होती है वो OCI में नहीं जाती, वो OCI में नहीं जाती, सिर्फ एसेट को हिट करेगी
यानी एसेट की वैल्यू अगर बड़ी है तो जो वैल्यू एसेट की हो गई उस पर एसेट आ जाएगा। दूसरा, इसका गेन होगा आपको या लॉस होगा ना, या तो फायदा होगा फेयर वैल्यू पे जाने में या नुकसान होगा। गेन या लॉस ओसीआई में नहीं जाता, एसओसीआई में जाता है। ओसीआई क्या था, इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक सब हेडिंग होती है ओसीआई की, उसमें नहीं जाएगा। उसके ऊपर जहां आप डेप्रिसिएशन और दूसरे एक्सपेंस लेते हो ना, वहां पे फेयर वैल्यू का गेन या लॉस आ जाएगा। ओसीआई की हेडिंग में सिर्फ रीवैल्यूएशन आती है, ओसीआई की हेडिंग में सिर्फ रीवैल्यूएशन आती है। ये गेन या लॉस आईएस 40 का फेयर वैल्यू का ये ओसीआई की हेडिंग में नहीं आएगा, जहां पे आप डेप्रिसिएशन लिखते हो वहां पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और इंशाल्लाह क्लियर होगा। रीवैल्यूएशन मॉडल जब हम पढ़ते थे तो उसमें डेप्रिसिएशन करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अब उसमें तरीका था कि पहली तारीख को अगर रिवैल्यूएशन हो रही है तो डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के बाद होगा, और अगर आखिरी तारीख को रिवैल्यूएशन हो रही है तो पहले डेप्रिसिएशन और फिर रिवैल्यूएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन जो आईएस 40 का फेयर वैल्यू मॉडल है उसका रूल है नो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं होता। आईएस 40 के फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर हम डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, नो डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज। कॉस्ट मॉडल सेम लाइक आईएस 16 है, उसमें होगा डेप्रिसिएशन, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होता। अब हम इसको करके देखेंगे, इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा। सारी चीजें लिखी हुई भी हैं, लेकिन अपनी जबान में आप जरूर नोट किया करें। सर हो जाए तो बताइए। जी सर हो गया, हो गया सर, मैंने लिख लिया। जी मिस्टर, यस सर। समझ आया कुछ? हाँ हाँ, सारा कुछ समझ आ गया। चलो, एक अगर छोटा सा क्वेश्चन है जिसका नाम है सिरीन, इसको एक बार पढ़िएगा। दोनों मॉडल से सॉल्व करना है, ठीक है। कॉस्ट मॉडल आप खुद करके मुझे दे सकते हो, लेकिन हम आपको अभी पहले खुद कराएंगे। पढ़ लिया। अब सबसे पहले हमें कौन से मॉडल के लिए काम करना है? सबसे पहले कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल मैंने क्या बताया, कॉस्ट मॉडल सेम लाइक आईएस 16 है, यानी जो हम पढ़ के आए हैं वही इसमें होगा, कोई नई होशियारी कोई नई चीज नहीं होगी। क्वेश्चन हमने पढ़ा, आपका ईयर एंड है दिसंबर 2001 और हम सॉल्व करने लगे हैं कॉस्ट मॉडल, ठीक हो गया? अब कितने का खरीदा था, कब खरीदा था? 1 मिलियन का लिया था 1 जनवरी को। ठीक है, और इसमें से लैंड का एलिमेंट 400,000 था, बाकी 600,000 था, और उसकी लाइफ 50 इयर्स। अगर मैं एसएफपी की बात करूं तो इसके अंदर एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगी, 1 मिलियन की है ना। कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? जी। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, सिर्फ बिल्डिंग के एलिमेंट पे होगा। 6 लाख की 4 लाख की लैंड है तो 6 लाख की बिल्डिंग हो गई, 50 साल लाइफ है। और आपने जब खरीदा, जनवरी है, ईयर एंड दिसंबर है, तो पूरा 1 साल गुजरा है, तो कितना डेप्रिसिएशन? 12,000 पर एनम, और पूरा 1 साल ही गुजरा था, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। और कैरिंग अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट अंडर द कॉस्ट मॉडल। सिंपल है कॉस्ट मॉडल, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था, सेम लाइक आईएस 16 था, कोई इशू?
कोई प्रॉब्लम? नो। अब हम इसका फेयर वैल्यू मॉडल देखेंगे। बैलेंस शीट अपनी जगह वैसी ही रहेगी, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने लेनी है कौन से मॉडल के ऊपर? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे। कितने की थी? 1 million। 1 मिलियन। अब देखो, जब भी हम आगे जितना भी अब पढ़ेंगे ना, हम 30 पे राउंड करेंगे, हम मिलियंस पे राउंड नहीं करेंगे, ठीक है? जब भी हम आगे अब क्वेश्चन करेंगे, हम 3 पे राउंड करेंगे, मिलियंस पे नहीं करेंगे। ये रूल अब आपने याद कर लेना है। फेयर वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 1.1। यानी 1000 की थी, 1100 की हो गई। कितने जी। से बढ़ गई? 100 से। इसको क्या बोलेंगे? गेन ऑन। गेन ऑन फेयर वैल्यू। गेन ऑन फेयर वैल्यू। IAS 40 है ना ये, ठीक है? जी। अब कहानी थोड़ी सी समझना। IAS 40 के फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर फेयर वैल्यू, सर ये एसओसीआई में जाएगा और वो डेप्रिसिएशन तो इसकी सही है, होती वो नहीं तो है। सही है, लेकिन IAS 40 के फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर क्या डेप्रिसिएशन होता है? नहीं। तो हमारे पास ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये बैलेंस शीट में कितने पे शो हो जाएगी? 1100। जो इसकी फेयर वैल्यू है उस पे शो हो गई, खलास, नो डेप्रिसिएशन। अब बनाएंगे हम SOCI इनकम स्टेटमेंट। इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वैसे जाता है, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है। और गेन ऑन फेयर वैल्यू कितना आ जाएगा? तो और हमें पता है कि इसके अंदर एक हेडिंग होती है OCI की। OCI में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये IAS 16 नहीं है। IAS 16 होता तो ये 100 का गेन ऊपर नहीं आता, OCI की हेडिंग के नीचे आता है। यानी OCI में क्या आता है? OCI में आता है गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि नहीं है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन होता है कहाँ? IAS 16 में, और ये होता है IAS 40 में। हमने अभी जो सॉल्व किया है फेयर वैल्यू, ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए था, इसलिए ये OCI के अंदर नहीं आया। ये कहाँ पे गया? इनकम स्टेटमेंट, मेन आपके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ये हिट करेगा। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। जी मिस्टर नो सर। आगे बढ़ेंगे। अब ये तो एक पॉइंट था जो खत्म हो गया। IAS 50% खत्म हो गया, 50% अब बाकी है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफर। ट्रांसफर्स क्या होते हैं? देखो, इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा पहले, और फिर हम आपको नोट से भी दिखाएंगे। हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी आपके पास IAS 16 में हो, यानी आप उसको यूज कर रहे हो। सही है, आप उसको यूज कर रहे हो, ऑनर यूज है कर रहा है। और अब आप ऑनर ने बोला नहीं यार, अब इसको, मेरे पास 4 फैक्ट्रियां हैं, काम आजकल कम हो गया है, एक फैक्ट्री बंद करके कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए छोड़ दो। यानी उसने क्या किया? IAS 16 से कहां पे मूव किया? IAS 40 ट्रांसफर हो गया। तो जब ये ऐसा करे, यानी ऑनर्स ऑक्यूपाइड से इन्वेस्टमेंट पर्पस पे मूव कर जाए, यानी एक एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, और वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से कहाँ पे? कैपिटल एप्रिसिएशन के मकसद पे आ जाए, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें ये काम करना है, आपको सबसे पहले उस एसेट को रीवैल्यू करना है। क्या करना है? हेलो? जी सर। रिवैल्यू करना है। रीवैल्यू किसके रीवैल्यू। हिसाब से? IAS 40 वाला IAS फेयर IAS वैल्यू के IAS 16 वाला?
तो इसका जवाब 15 ये वाला। है कि भाई ये एसेट अभी चल किस में रहा है, अभी ये है कहाँ, 16 में। तो इसकी रिवैल्यूएशन किसके हिसाब से करोगे, 16 के हिसाब से। 16 के हिसाब से करोगे। और फिर वो जो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट आएगी ना, रीवैल्यूड अमाउंट जो होगी उसको उठा के भेज दोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। वो कहाँ पे फिर चली जाएगी, प्रॉपर्टी। यानी पहले नॉर्मली रिवैल्यूएशन करेंगे। अब आइए 16 का रिवैल्यूएशन है तो ओसीआई भी आएगा, सुई भी आएगा, ये दोनों चीजें भी आएंगी। यानी अगर 16 से 40 पे जाना है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एसेट को रिवैल्यू करना है 16 के हिसाब से, और फिर वो जो उसकी रिवैल्यूड अमाउंट है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हेडिंग में लिख देना है। कोई मसला? नो सर। जी सफा। नो सर। दूसरा हो सकता है एक और काम, वो क्या हो सकता है कि आपके पास एक एसेट हो, आपके पास एक एसेट हो, वो चल रहा हो, IAS 16 में, और आप उसको लेके जा रहे हो IAS 40 के कॉस्ट मॉडल पे। कौन से मॉडल पे? तो इस केस में हम समझेंगे क्या करें, कुछ भी तो नहीं करना होता। 16 और 40 का कॉस्ट मॉडल सेम होता है कि नहीं होता? जी सर, सेम बिल्कुल होता होता है। बस नाम बदलेगा, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जगह उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। बाकी जिस तरह से नॉर्मल होता है, यानी कैरिंग अमाउंट होगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालेंगे, कहानी खत्म। यानी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 16 से 40 के कॉस्ट मॉडल में आ रहा है तो सीधा सीधा आ जाएगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। 16 से 40 के फेयर वैल्यू में आएगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि पहले उसको रिवैल्यू करोगे और वो जो रिवैल्यूड अमाउंट है उसको उठा के लेके आओगे कहाँ पे, IAS 40 में। यहाँ तक कोई सवाल? सर। नहीं सर। ये दो पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए। हाँ, इसके बाद अगर IAS 40 से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर हो तो क्या करेंगे? ऐसा भी हो सकता है ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जगह ली थी, बाद में हमारे बेटे की शादी हो गई तो हमने बोला उस जगह को हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो मजाकन कहा। बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस के पास एक जगह पड़ी हुई थी, उन्होंने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी थी, बाद में उनका काम बढ़ गया, उन्होंने कहा यार यहाँ पे भी ब्रांच ऑफिस खोल दो या ये फैक्ट्री, इधर भी फैक्ट्री बना दो। यानी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो उठ के क्या बन रही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी IAS 40 से IAS 16 की तरफ हम आ रहे हैं। 16 बन रहा है। और कौन से मॉडल में आ रहे हैं हम, यानी 40 का हम चला रहे थे फेयर वैल्यू, क्या चला रहे थे, फेयर वैल्यू। तो क्या करेंगे, उसको 40 में चल रहा था ना, तो 40 के हिसाब से रीवैल्यू कर लेंगे, यानी 40 के हिसाब से फेयर वैल्यू कर लेंगे और फिर उसको 16 में चला देंगे, खत्म। और अगर कॉस्ट मॉडल चल रहा था 40 का और 16 में आना है तो जैसा था वैसा ही ले जाएंगे, सिर्फ नाम बदल देंगे। यानी यूं समझ लो, कॉस्ट मॉडल से, कॉस्ट मॉडल अगर चल रहा है 40 का और 16 से आना है या 16 में जाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसा ही कर देंगे। लेकिन अब यूं समझो 16 से 40 के फेयर वैल्यू पे आना है तो पहले 16 की रिवैल्यूएशन अप्लाई करेंगे। दूसरा, अगर 40 की फेयर वैल्यू से 16 पे आना है तो पहले 40 की फेयर वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ये याद कर लेना है, ठीक है? ये जो स्लाइड है ये याद होनी चाहिए। क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और समझ आएगा। यहाँ तक कुछ मसला है तो बताइए। नो सर। मिस्टर, नहीं नहीं सर, ओके। एक क्वेश्चन है एग्जाम टाइप, पढ़ेंगे? के कंपनी, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये FR है, इसमें डेट्स ईयर एंड को देखना होता है और कब परचेजिंग हुई इसको भी देखना होता है। तो के लिमिटेड परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सम ईयर्स अगो एंड इट कैरीड अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल। चलो बहुत अच्छा,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और फेयर वैल्यू पे है। द प्रॉपर्टी हेल्ड अ फेयर वैल्यू ऑफ दिस, 12 मिलियन की वो नजर आ रही है जनवरी 2001 में। जुलाई में डिसाइड कर रहे हो आप कि इसको यूज कर लोगे, और उस डेट फेयर वैल्यू 14 मिलियन थी, रिमेनिंग लाइफ थी 14,000। IS 40 फेयर वैल्यू पे चल रहा था, हमें मस्ती आई और हम इसको उठा के कहाँ ले गए? IS 16 कब ले गए? ये काम कब कर रहे हैं हम? 1st जुलाई 1 जुलाई 2001। 2001। 40 से 16 पे जाना है तो पहले फेयर वैल्यू कहाँ की अप्लाई करेंगे? IS 40 ना। 40 की फेयर वैल्यू अप्लाई करेंगे, यानी हम तो पहले देखेंगे। 40 का करेंगे ना। हाँ, 12 मिलियन थी यानी 12,000 थी, 30 पे हम हाइड करेंगे ना। और अब हो कितनी गई है इसकी फेयर वैल्यू? 14,000। तो ये 2000 जो है इसको हम क्या बोलेंगे? गेन ऑन गेन गेन ऑन फेयर वैल्यू हो गया। गेन ऑन ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है। और फिर मैं यूं कहूं एक बात कि इस डेट को ये मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितने से आ जाएगी? 14,000। 14,000 से। और जब मेरा साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2001 में, तो ये डेप्रिशिएट होगी या नहीं होगी? जी। कैसे डेप्रिसिएशन होगा? लाइफ बताई है क्या? 14 इयर्स बताइए। कितना आया? 1000। ये मैंने 6/12 500 किया है। 500 6/12 क्यों किया? क्योंकि क्योंकि जुलाई सर में ये जुलाई में 16 में आई है। 6 मंथ से 40 के फेयर वैल्यू मॉडल में तो डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है सर, इसलिए वहां पे हमने नहीं निकाला, ट्रांसफर होने के बाद निकाला है। अगर मैं आपसे SFP बताऊं तो SFP में ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा 14,000 माइनस डेप्रिसिएशन 500 का 13,500। और मैं अगर SOCI की बात करूं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आखिरी के 6 महीने का जब वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन गई, और शुरू के 6 महीने का वजह से गेन ऑन फेयर वैल्यू 2000। ये माइनस है, ये प्लस है, और OCI में कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि गेन ऑन रीवैल्यूएशन आता है OCI में, और ये हम 16 से 40 पे नहीं गए हैं, 40 से 16 की तरफ गए हैं। तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ 40 नॉट 60। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। एनी सवाल? नो सर। कॉपी कर लूं मैं? जी जी बिल्कुल कॉपी कीजिए। मिस्टर कुछ पूछना है? मिस्टर क्या नाम है? मिस्टर गुलाम मुस्तफा। नहीं 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 सर, क्लियर है, आई एम ऑन इट। ये कॉपी कीजिए। नहीं सर। अच्छा सर, अगर यहाँ पे लाइक माइनस में आता है तो फिर वो हमने नल लिखना होता है? माइनस क्या? एक्सपेंस को माइनस में यहाँ और पे गेन जैसे को आपने प्लस में नल लिखना लिखा है। होता है। सुई के अंदर SOCI में एक्सपेंस माइनस में और इनकम जो है वो प्लस में लिखी जाती है, लाजमी। ठीक है सर। हो जाए कॉपी तो बता दीजिए। जी सर। देखो ये ISFR जो है ये TX के बड़े छोटे भाई हैं। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आखिरी आखिरी में भूल जाओगे। रोज 1 घंटा पढ़ना है। अब तो मेरी बात को अहमियत दोगे जब मैं बोलता हूँ ना कि 1 घंटा अभी से पढ़ो, वरना आखिरी में क्या होता है याद है ना? सर मैंने तो पता नहीं, अब देखते हैं। अभी तक खोला ही नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने तो किट भी की है सर। अच्छा कर ली, गुड। ये मुस्तफा भाई से आप पूछे इसने किया है नहीं किया है। नहीं वो मुस्तफा भाई तो अभी आराम फरमा रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? सर पूछ रहे किट की है तुमने? होमवर्क दिया था ना सर ने। नहीं उसे अभी वीडियो वो देखिए ना। वीडियोस ही नहीं चले, सर ने सुबह एक्सेस दिया है।
अच्छा। सही है। चलो एक क्वेश्चन है, हम्म। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, स्पेक्टर स्पेक्यूलेट। ठीक है, ये आपकी जी। रिवीजन किट का क्वेश्चन है। इसका जरा 5 मिनट देता हूँ आपको, ये ट्राई करके बताओ आंसर क्या आता है। ओके। तो भाई ट्राई करो, सही से करना, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, तो मैं भी बेस्ट ऑफ लक। क्या कह रहे हो थैंक्स। जी, क्या फरमाया? हेलो, आवाज ही नहीं। सर मैं आपको आंसर बता रही हूँ। हेलो। हेलो। सर मैं आपको आंसर बता रही हूँ। जी, हो गया। सर मेरी बात सुने आप एक। जी जी।
सर जब हम इसको रीवैल्यू कर रहे होंगे, मतलब IAS 16 से 40 पे लेके जा रहे हैं, हाँ हाँ, तो फेयर वैल्यू उसी डेट की लेंगे या ईयर एंड की लेंगे? मैंने उसी डेट की लिए, तो आंसर मेरा बी आ रहा है। उसी डेट की ही लेनी चाहिए ना। देखो, आप जब ट्रांसफर बी। कर रहे हो, यू मस्ट कंसीडर द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो आपने सही किया है, बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। ओके, ये थैंक यू। मीटिंग कंप्लीट हो गई है, 40 मिनट्स हो गए ऑलमोस्ट, तो इसको रीज्वाइन कीजिए ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। ओके सर। ठीक है सर। जी, अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सपा ने माशाल्लाह बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है, बी आंसर इज द करेक्ट वन। लेकिन कैसे है मुस्तफा भाई, देखिएगा जरा। जी। सबसे पहले ऑफिस बिल्डिंग यूज में थी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यानी IAS 16 पे थी, और वो कैरिंग अमाउंट उसकी थी 2 मिलियन की, 2000। मैंने कहा हम 30 हाइट्स पे काम करेंगे, लाइफ उसकी 20 साल थी। 1 अक्टूबर को ट्रांसफर हो रहा है, 1 अक्टूबर को ट्रांसफर हो रहा है, क्लासिफाई हो रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी IAS 40 में चली गई, और 1 अक्टूबर को इसकी वर्थ है 23 मिलियन की, यानी 16 से ट्रांसफर हो रहा है 40 में। 40 के कौन से मॉडल पे जा रहा है? ये जा रहा है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू पे जा रहा है, तो हम क्या करें? हम इसको सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसकी, इसका मतलब उसको उसमें लेके आएंगे, चेंज करेंगे ना सर, क्या बोलते हैं इसको? यानी पहले इसको मार्केट वैल्यू पे लाएंगे ना। जी जी, यही बात मैं कह रही थी। ठीक है, अब कैसे लाएंगे इसको जरा देखेंगे। मुस्तफा, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, वो अजान हो रही थी तभी मैंने माइक ऑफ किया था। मैंने इसलिए मैं भी रुका हुआ था कि अजान कंप्लीट हो फिर हम स्टार्ट करें ना। चलो, अब देखो, 16 से 40 पे आते हैं, तो हमने आपको क्या तरीका बताया था? 16 से 40 पे आने के लिए क्या करना होता है? पहले 16 को मार्केट पहले वैल्यू 16 का। के हिसाब से रिवैल्यू करेंगे। हाँ, पहले 16 को तो पूरा कर लो, इसके बाद आगे आना। ठीक है, अब 16 को कंप्लीट कर लेते हैं। 16 के अंदर हमारे पास रीवैल्यूएशन होता है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं होता। अब 16 की कैरिंग अमाउंट पहले तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन करेंगे इसकी। कैसे करेंगे? यानी ये 2000 जो है, ये इसकी वैल्यू 2000। 1 अप्रैल 2002 की। तो 1 अप्रैल 2002 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नजर आ रहा है 2000 का, और जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 1 अक्टूबर 2000। 2002। कितने महीनों के बाद ये चेंज हो रहा है? 6 months। 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए उसको डेप्रिशिएट अगर करना हो तो कैसे करोगे? जी, 2000 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। कितना आएगा ये? 50। 50 आ जाएगा, बेहतरीन। और और वन ये 1950। 1950 आ गई। यहाँ तक कोई इशू है? जी। नो। अब नहीं सर। अब इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 2300। 1 अक्टूबर को 2300। तो ये जो डिफरेंस है ये गेन है, गेन ऑन फेयर वैल्यू नहीं है, ये गेन ऑन रीवैल्यूएशन है। कितना? 350। अब ये गेन ऑन रीवैल्यूएशन IAS 40 का नहीं, IAS 16 का होता है। तो ये कहाँ जाता है? SOCI में या OCI में? सर ये OCI में आएगा तो कैलकुलेट सफा ने सही किया था 3.5 लाख, लेकिन क्लासिफिकेशन याद करो सफा, IAS 16 पढ़ रहे हैं, IAS 16 से 40 में जा रहे हैं, तो 16 में रीवैल्यूएशन होती है, और रीवैल्यूएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो गेन होता है वो SOCI में नहीं, OCI की हेडिंग में लिखा जाता है। OCI में जाता है। तो ए इसका फाइनल आंसर हो गया।
सर लेकिन मुझे तो लग रहा था हम IAS 40 में हैं अभी, क्योंकि 40 में हमने जा उसकी नहीं, नहीं देखो, डेप्रिसिएशन निकाल ली थी। आप 40 में जा रहे हो, एडमिन पर्पस यूज हो रही थी और आप उसको रिक्लासिफाई कर रहे हो, यानी आपका ट्रांसफर 16 से 40 की तरफ है, तो 16 में जी रिवैल्यूएशन होती मतलब है। अभी तक 40 में गए नहीं है। अभी गए नहीं हो, जानते वक्त क्या होगा, जाते वक्त ट्रीटमेंट ये अच्छा। होगा कि OCI में 3.5 का पहले गेन डाल देंगे, और ये जो 2300 है ना, ये 2300 आ गया, इससे हम आएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका बनेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा। अब कोई सवाल? नो सर। कॉपी कर लीजिएगा, कर लिया होगा मेरे ख्याल से। जी। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स पढ़ेंगे, ये 5 क्वेश्चन हैं इसके रेलिवेंट। सर ये नमाज भी हो रही है, क्या करें? हाँ हाँ, बस 5 मिनट तो ये खत्म हो गया हमारा। सही है सर। असल में सर मेरे घर के बहुत करीब है मस्जिद ना, तो वो जमात होती है, इस टाइम आवाज भी अच्छी आती बात है, है ना। तो बंदा ना जाए तो फिर वो गिल्टी गिल्टी फील होता है। हाँ, क्लास छोड़ के गिल्टी गिल्टी नहीं होता। नहीं नहीं, नमाज पढ़े, चलें। सर ये औरत है ना, छोड़े इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कौन से दो मॉडल्स, सॉरी कौन से मॉडल्स होते हैं IAS 40 में। तो हमें पता है कॉस्ट मॉडल होता है और फेयर वैल्यू मॉडल होता है, बी आंसर हो गया। IAS 40 में दो मॉडल्स होते हैं, एक कॉस्ट मॉडल और दूसरा फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू। इवैल्यूएशन मॉडल IAS। अच्छा सर, मुझे लगा था कि ये पूछ रहा है कि कौन कौन से यूज कर सकता है ये स्पेक्यूलेट। हाँ तो दो ही, ये भी सही है, कॉस्ट मॉडल और फेयर हाँ वैल्यू मॉडल वही दो हैं। हाँ, ठीक है, ये 1 खत्म। and 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, उसमें कहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ईयर एंड पे बताओ। अब किससे बताना है आपको? अब आपको कह रहा है कि ईयर एंड पे बताओ, और कौन सी प्रॉपर्टी का पूछा है ये जरा ध्यान से पढ़ना। इन्वेस्टमेंट IAS 40। हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब 40, IAS हाँ 40। बिल्कुल बिल्कुल। अब पूछ रहा है आपसे गेन बताओ, ठीक है, प्रॉपर्टीज से रेलेवेंट। अब दो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी ए तो हम कर चुके, आप कितने पे ले आए हो प्रॉपर्टी ए को? 3500 गेन था। 2300। यानी 2300 पे वो आ चुकी है, कब? 1 जी अक्टूबर को ना। जी। अब ईयर एंड कब हो रहा है आपका? सही है 31 सर। मार्च 2003। कितने की हो गई है मार्च 3 पे? 2.34। तो 40 का क्या आ गया सीधा सीधा? अच्छा। प्रॉपर्टी बी में क्या कहानी है? बी आपने किराए पे दी हुई है एक सब्सिडरी को, ठीक है, अप्रैल में, यानी 1 अप्रैल में उसकी फेयर वैल्यू जो थी वो 1500 थी, और ईयर जी। एंड आते आते वो हो गई है 1650। जी। तो कितना? 150 का 150 का क्या गेन? प्लेन। दोनों गेन है, तो गेन और गेन प्लस 190, यानी 190,000 हमारा टोटल गेन हो गया इस दो। सर ये गेन कहाँ जाएगा? वहाँ जहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखते हैं वहां पे ना? सर SOCI ये में 1500 जहाँ मतलब डेप्रिसिएशन जाता है वहां पे वहां लिखेंगे। ये गेन ऑन फेयर वैल्यू चला जाएगा जी, और 190 पे। OCI में नहीं जाएगा। OCI में नील, कुछ भी नहीं होगा। सही है। जी क्या कह रहे थे मुस्तफा? जी नहीं मुस्तफा। सर, बस वो नीचे वाली मैंने पढ़ ली। अमाउंट का मैं कह रहा था ये 1650 का, लेकिन सही है, नीचे गिवन है पेपर में। ठीक, यहाँ तक कोई मसला? सर ये इतने आसान आते हैं क्या? ये पास पेपर है सर, ये रिवीजन किट का क्वेश्चन नंबर 225 से लेके, सॉरी 225 से लेके ये आगे तक 5 क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, ये आपकी रिवीजन किट कैप्लान आप उठाओगे आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ओके 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 सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे ही रेलेवेंट है थ्योरी। कहता है प्रॉपर्टी बी क्या है? अगर हम इंडिविजुअल बंदे का, इंडिविजुअल कंपनीज का बनाएंगे तो ये सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन अब ये बिल्कुल सर। ग्रुप ऑफ कंपनी भी है ना, सब्सिडरी है। ये कंसोलिडेशन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना कंसोलिडेशन का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप के अंदर जी। पेरेंट एंड सब्सिडरी दोनों होते हैं, इकट्ठा, बिल्कुल। दोनों को इकट्ठा कर देते हैं ना। कंसोलिडेशन का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा कर दिया। जब आप दोनों का अलग अलग अकाउंट बनाओगे तो ठीक है, ये पेरेंट की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आंसर है, दोनों का अगर अलग अलग बनाओगे तो। लेकिन अगर आप इनका इकट्ठा बनाओगे तो एक बंदा अपने ग्रुप के अंदर क्या, यानी मैं खुद में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंसोलिडेशन बनेगी, जो कि हमारा एक टॉपिक है, अभी से थ्योरी याद रख लेना कि कंसोलिडेशन जब हम करते हैं तो पेरेंट सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, लेकिन अगर अलग अलग अकाउंट बनाते हो तो फिर जो है वो पेरेंट और सब्सिडरी अपना अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। ठीक है, जी सर। इसमें कुछ पूछना है? नो। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी ए इफ एस यूज कॉस्ट मॉडल। अभी देखो आपसे जो क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व करवाया उसमें उसने क्या कहा था कि ट्रांसफर हो तो ट्रांसफर के टाइम क्या होगा, तो हमने बता दिया कि ट्रांसफर के टाइम IAS 16 अप्लाई होगा और 3.5 लाख का रीवैल्यूएशन का गेन OCI में जाएगा। अब ये बिल्कुल। क्या है, ये प्रॉपर्टी आप IAS 16 से ला रहे हो, कहाँ ला रहे हो? IAS 40 में, 40। और कॉस्ट मॉडल पे ला रहे हो। और आप हमें 1 अक्टूबर को नहीं बताओ, अब आप हमें बताओ 31 मार्च को क्या होगा, यानी ईयर एंड पे क्या होगा। तो 16 से जब फुल 40 ईयर। का कॉस्ट मॉडल चलेगा तो मैंने क्या कहा था, सेम खींचो, कोई इसमें मसला नहीं है। यानी कैसे करेंगे, देखो आपके पास एक चीज थी, कितने की आपने निकाल ली थी? 2.3। 2300। 2300 की कर दी थी ना, ऐसा ही था। जी सर। और आगे क्या था फिर? ये फिर 2300 ईयर एंड पे उसकी वैल्यू चेंज हो गई थी। 1 अक्टूबर ना, 1 अक्टूबर किया। डेप्रिसिएशन निकालें हाँ मुझे ये बताओ 1 क्योंकि अक्टूबर, कॉस्ट मॉडल है ना। 1 अक्टूबर क्या था ये 2000। 2002। अब अगले 6 महीनों का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल। निकालो जरा। uh, 57.5। नहीं, यहाँ पे जो गलती आपने की या अक्सर बच्चे करते हैं, बात समझना, इसने क्या लिखा है कि आप बताओ, अगर आप कहाँ पे जा रहे हो, कॉस्ट मॉडल पे आ रहे हो, तो सबसे पहले तो यहाँ लेनी है कॉस्ट। मैंने यहाँ क्या लिखा है, कॉस्ट 2300 थोड़ी थी, इसकी रियल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी? 2000। 2 मिलियन। जी, अब तो जरा, वही मैं तुम्हें बताने हाँ अब मैं 2 वही यहाँ पे लिख मिलियन रहा हूँ, आपने। मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। IAS 16 से IAS, और ये इसकी लॉजिक भी बताएं। मैं बता रहा हूँ, फेयर वैल्यू पे जाते हैं तो हम करते हैं रीवैल्यूएशन, एंड रीवैल्यूड अमाउंट जो होती है वो बनती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने के बाद डेप्रिसिएशन नहीं होता। लेकिन अगर नहीं मैं होता। IAS 16 से, सॉरी मैं एस लिखना भूल गया, IAS 16 से IAS 40 के कॉस्ट मॉडल में जाता हूँ तो मुझे 16 को कंटिन्यू करना होता है, तो उसकी मार्केट बेसिक वैल्यू वैल्यूज को उठानी। इग्नोर करते हुए, रीवैल्यूएशन को
इग्नोर करते हुए जाना होता है। यानी मैं कैसे चलूंगा, मैं 1 अप्रैल जो मेरा ईयर का स्टार्ट था 2002 का, उसको जो कॉस्ट थी 2 मिलियन वो लूंगा, मैं डेप्रिसिएशन चलाऊंगा 2000 डिवाइड बाय कितनी लाइफ थी, 20 इयर्स थी, 20। पूरा साल में प्रॉपर्टी मेरे पास है 1900 इसकी आएगी कैरिंग अमाउंट, जो कि मेरा आंसर बन जाएगा बी। और एसओसीआई में डेप्रिसिएशन चला जाएगा 100 और ये बन गई मेरी एसएफ 100। ये है 16 के कॉस्ट मॉडल, 16 से 40 के कॉस्ट मॉडल पे जाना। यानी आप मार्केट वैल्यू को भूल जाओ, मार्केट वैल्यू गिवन है वो सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल्स के लिए होती हैं। अगर 16 से 40 के फेयर वैल्यू पे जाओगे तो रिवैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू, ये चक्कर वो चक्कर देखना है। लेकिन अगर 16 से 40 के कॉस्ट मॉडल पे जाओगे तो खल्ली वल्ली मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। सिंपल ये समझना है कि ये एसेट अपने पास है और यही एसेट साल के आखिरी तक चल रहा है, नॉर्मल तरीके से अप्रिशिएट हो रहा है, कैरिंग अमाउंट आ रही है। ये इसके साथ हमारा IAS 40 पूरा हो जाता है किट के साथ। कोई सवाल? सर इसका कोई होमवर्क है? वही 225 से 230 तक? हाँ, यही जो क्वेश्चंस है ना जो मैंने अभी ये नोट्स में करवाए हैं, स्पेक्युलेट नाम है क्वेश्चन का, ये आपकी रिवीजन किट का है, ठीक है? ओके सर। चलिए फिर इंशाल्लाह कल हमारी क्लास है तो कल हम नेक्स्ट IAS 36 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह सर, सर भेज देना ताकि मैं सेव कर दूं। हाँ मैं भेज दूँ।